हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। जैसा कि कल हमने साइटोप्लाज्म पे ख़त्म किया था, तो एक बार हम एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो उसमें फंसे हुए होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन? ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम क्या है? इंटीग्रल। ठीक है। और ये है चैनल प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करता है कि उसके अलाउंस के बिना कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो ये क्या करते हैं? ये जो चैनल प्रोटीन्स है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं जिनका यहाँ से जाना मुश्किल है। ठीक। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि थोड़ा आउटर लेटरल साइड मतलब बाहर की ओर रहता है। ठीक है। मैंने आपको कल थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी बताया था। उसका तो पूरा एक अलग पूरा यूनिट है, चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमको कंपोजिशन देखना है, स्ट्रक्चर देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं, और उसके बारे में मैंने अभी आपको एक रिविजन दे दिया। ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, हाँ, साइटोप्लाज्म में मैंने आपको ये बताया था, लेट मी सिलेक्ट द मार्कर। हाँ, साइटोप्लाज्म मैंने आपको जो बाउल वाला एक स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल दिया था कि बाउल में क्या है? पानी है, और वो पानी को हमको क्या कंसिडर करना है? उसको हमको कंसिडर करना है साइटोप्लाज्म। और उसमें जितने भी खिलौने हैं वो क्या है? वो है सेलुलर ऑर्गेनल्स। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन। और वो उसका एक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाना है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, उसको आप करवाते हो, इनिशिएट करवाते हो विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। ठीक है। तो ये है एंजाइम, एंजाइमोलॉजी में और पढ़ेंगे हम। ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो ये पूरा हम देख चुके हैं कि साइटोप्लाज्म में एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है, और उसके बाद ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इसके बारे में मुझे आपको बताना था। कल मैंने शायद ये चीज मेंशन नहीं की होगी कि साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं अब भी क्लियर कर रही हूं। देखिए, जो आपको फ्लूइड पार्ट दिख रहा है, किसका फ्लूइड पार्ट? साइटोप्लाज्म का। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स आ गए। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये आपको दिख रहा है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं? इसको पूरे को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक। अब अगर मैं साइटोसॉल की बात करूं, तो जो लिक्विड पार्ट है, जितना भी ये लिक्विड पार्ट आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं साइटोसॉल। ये इतना छोटा बेसिक सा डिफरेंस है, सिंपल सा, कि जो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको हम साइटोसॉल बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म मतलब उसमें सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। ठीक, क्लियर? चलो, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर चीज को इंटरेस्ट के साथ लेके पढ़ेंगे तो अलग ही मजा आता है। ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में अभी तक क्या बताया है कि हमारे पास दो टाइप की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होता है और प्रोकैरियोट्स में स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ होता है। ठीक। न्यूक्लियस पे आते हैं। द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन। अभी डबल मेम्ब्रेन बोल दिया मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात चल रही है। ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जो मैंने बोला, सारी यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकंड, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल विद इन विच functions as the control center of the cellular activity। देखो, ये क्या है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। N is the storehouse of the cells DNA। मैं दोनों चीजें बता रही हूँ। पहले क्या बोला कि वो एक मॉनिटर की तरह है, वो सारी सेल, जैसे कि वो बीच में बैठा हुआ है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर दे रहा है, तू अपना काम कर, तू ये काम कर। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसने क्या बोला? तुम प्रोटीन सिंथेसिस करो, तुम खाना बनाओ, तुम एनर्जी बनाओ। एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, क्योंकि वो पूरी तरह से सेल पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए वो न्यूक्लियस की थोड़ी बहुत बात सुनता है, बाकी नहीं सुनता, ऐसा है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको ऑर्डर देने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कंट्रोल सेंटर की तरह उसको कंसिडर किया जाता है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, सारी एक्टिविटीज़ को। और सेकेंड चीज़ क्या है? हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, आरएनए, ये किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल्स डीएनए। By the structure, the nucleus is dark round, surrounded by a nuclear membrane. It is पोरस मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाय स्ट्रक्चर बोल रहा है, ये डार्क राउंड कलर का हमको अपीयर होता है, यानी कि दिखाई देता है। और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कंपोजिशन सेम है, लिपिड बायलेयर है जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था। पोरस है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लाइक सेल मेम्ब्रेन। देखो मैंने अभी बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह जैसे लिपिड बायलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर्म्स अ वॉल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ऑब्वियसली हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी फिर से। ये हमारी सेल हो गई, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच में, यहाँ यही पॉइंट में बोल रहा है, फॉर्म्स अ वॉल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? एक दीवार बना देती है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देती है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, विद इन द न्यूक्लियस देयर आर टाइनी स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। मैंने आपको बताया था ये चीज़ क्लियरली पहले भी कि जब हम न्यूक्लियस का ऐसा कट सेक्शन देखते हैं तो हमको जो स्ट्रक्चर अपीयर होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद में इट ऑल्सो कैरीज एन एसेंशियल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोजोम। इसके बारे में तो हम जानते हैं, क्रोमोजोम का जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा वेल नोन स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से लोगों को याद है, या फिर इस टाइप से भी। ये अलग अलग जो सेल डिवीजन की फेजेस होती हैं उसमें क्रोमोजोम कैसा दिखता है वो उस हिसाब से है। तो ठीक है, इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए की अगर बात चल रही है तो। ठीक है, अगर हम बोलें कि हम न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोलस क्या है? एकदम टाइनी स्फेरिकल क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका क्रोमोसोम। ठीक है, हमको क्रोमोसोम कौन सी फेज में कैसा दिखाई देता है ये सब हम सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस उसमें देखेंगे। ठीक, आई होप आपको न्यूक्लियस पूरा समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ। ये कैसा होता है? ये होता है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सारी जितनी यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल विच फंक्शंस एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज एंड इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल्स डीएनए। मैंने जो बताया वही कि ये एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है और इसके अंदर स्टोर हाउस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक दीवार बना देती है दोनों के बीच में। किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, उन दोनों को सेपरेट कर देती है। ठीक है, और यहाँ हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम एग्जैक्टली होता क्या है। इसको और डिटेल में मैंने अब भी मेंशन किया, माइटोसिस, मियोसिस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो, क्रोमोसोम्स आर थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जीन। जीन क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो एक सेगमेंट है, ठीक है, डीएनए का एक सेगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक, इसको अच्छे से याद रखना है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन।
ओके ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स एक्चुअली एक पतले धागे की जैसे हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इंपॉर्टेंट, एंड उनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला सेगमेंट ऑफ डीएनए, उनको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक। सेकेंड है जीन्स आर अ हेरिडिटरी यूनिट इन ऑर्गेनिज्म, इट इज दैट इट हेल्प्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये सबको पता है कि हमारा जीन हमारे पूरे जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसको फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है, ठीक है। जीन्स में आपका अगर मैं बात करूं हाइट की, या आपके फेस के कलर की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैंने हाइट बोला तो वो कैरेक्टर है, और अगर मैंने बोला हाइट छोटी है, मीडियम है, टॉल है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका ट्रेट, ठीक है। तो हेल्प्स इन द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब वो उस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रेट, यानी कि छोटी हाइट है, मीडियम है या फिर बड़ा है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब हाइट और ट्रेट मतलब उसका टाइप की छोटी है, बड़ी है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू मॉनिटर सेलुलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ बाय मेकिंग यूज ऑफ डीएनएस जेनेटिक मटेरियल। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। न्यूक्लियस इज, मैंने ये चीज आपको पहले ही मेंशन करी थी कि ये एक मॉनिटर है, मैंने पहले ये वर्ड बोल दिया था कि वो पूरा कंट्रोल सेंटर है। तो मेटाबॉलिज्म का भी मैंने आपको बताया था, दो होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। बहुत सारी रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर होती है, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम हमारा न्यूक्लियस का है। अभी ये न्यूक्लियस का पार्ट चल रहा है जिसमें हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में, ठीक है। अब है लास्ट, न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए। जो न्यूक्लियाई होती है किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या बनाने में मदद करती है, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसमें तो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जरूरी है ये जानना कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी तक हमने इतना पूरा देखा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए ये सिंपल एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है न्यूक्लियस का, इसको मैं पूरा अच्छे से इंडिकेट करती हूँ एक एक चीज। देखो ये वाला जो आपको ये लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे कि सेल में ये वाला पूरा पार्ट, पिंक वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, एग्जैक्टली। न्यूक्लियोलस मैंने आपको बोला था, ये सेंटर वाला पार्ट, न्यूक्लियस का सेंटर वाला पार्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये येलो वाला पोर्शन, यहाँ सेकेंड लिखा हुआ, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, या तो आप उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलो, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसमें क्या है, एनवेलप अभी मैंने बोला था पोरस होता है वो, ठीक है। पोर्स, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट हुए, ठीक है। मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करती हूँ और इजीली समझ में आएगा, है ना। आपको मैंने अभी मेंशन किया था कि यहाँ पे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है, यहाँ पर मेंशन है कि न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, कि न्यूक्लियर पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिंथेसिस होता है। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस कि आरएनए बन रहा है कहाँ से, तो वो पास ऑन कैसे होगा, तो ये पोर्स उसके लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस। और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, गोल्जी बॉडी में इसका मॉडिफिकेशन होता है। तो हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, दीज बोथ सेल ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे आपको ई कट गया है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैंने आपको ऐसे समझाया था, ई आर से आपको याद रखना है, इसके दो बच्चे हैं, एक की स्किन क्या है, एक की स्किन बहुत स्मूथ है, ठीक है, और एक की स्किन क्या है, रफ है ना। तो रफ है तो उसके चेहरे पे क्या है, पिंपल्स हैं, वो पिंपल्स क्या है, रफ स्किन, राइबोसोम्स, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास नहीं है वो स्मूथ और जिसके पास है वो रफ, ठीक।
अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क of a membranous canals filled with fluid. They are the transport system of the cell involved in the transporting material throughout the cell. देखो ये पूरा पॉइंट समझने के लिए मैं अभी डायग्राम ओपन करूंगी, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इसको देख लेते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टे, ट्यूब्यूल्स, ये सब स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। क्रिस्टे किसको बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स किसको बोलते हैं, एंड वेसिकल्स। ठीक है, विच आर फाउंड थ्रू आउट द सेल एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन मैन्युफैक्चर। मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने में काम करता है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, दे आर स्टोरेज ऑर्गेनल, ठीक है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड, स्टेरॉइड्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग द सेल। सेल को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोडक्शन करता है लिपिड का, स्टेरॉइड्स का। इसके लिए कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ वाला। ये हमको डिफरेंशिएट याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही प्यारा डायग्राम है। इसमें आपको बहुत इजीली क्लियर होगा कि एक्चुअल में किसको क्या कहा गया। देखो ये जो ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, इनको अलग से पूरा मेंशन किया है। इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर्ने। ठीक है, यहाँ पर ये फोल्ड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली ये स्पेस है, तो इसको सिस्टर्नल स्पेस कहा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया, ये न्यूक्लियस है तो इसका न्यूक्लियर पोर है। यहाँ पे ये एनवेलप है। ठीक है, उसके बाद में ये पोर्शन है जहाँ पे आपको इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो राइबोसोम्स ऐसे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला पिंपल्स, तो उसे याद रख सकते हैं ना। तो ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने इसीलिए बोला था कि इससे जो है डायग्राम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला सिस्टर्ने, सिस्टर्नल स्पेस यहाँ पर अंदर है, इसके बारे में हमने देख लिया। स्मूथ और रफ और राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पहली लाइन वही लिखी हुई है। अब हमको पता तो है कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिपीट कर चुकी हूँ मैं इसके पहले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। क्या चलती है, ईटीसी चलती है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। आप सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि मैं एक एक चीज जो बोल रही हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज लिखी है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है। ठीक, इसके बाद द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज इनहेरिटेड मैटरनली इन सेवरल ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की पूरी बात नहीं सुनता। इसका मतलब जैसे न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है तो वो काम तो सबको बताता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है कि मैं तेरी पूरी बात नहीं सुनूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें कि वो कहाँ से इनहेरिट होता है, मैटरनली इन सेवरल ऑर्गेनिज्म, मतलब वो उनके एंसेस्टर्स से, उनके पेरेंट्स से उसमें आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द यूकैरियोटिक सेल। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन।
ऑर्गन अगर मैं लिवर की बात कर रही हूँ तो लिवर बहुत काम करता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। तो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है वहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The double membrane divides its lumen into two distinct aqueous compartment. aqueous का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। अब कंपार्टमेंट में डिवाइड करी, ये आपको डायग्राम से और इजीली समझ में आएगा, पहले इसको पूरा हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। हमने अभी तक क्या देखा, सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म समझाया मैंने। न्यूक्लियस के अंदर जो एक फ्लूइड है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। वैसे ही यहाँ मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगी। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलती है। TCA साइकिल, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। विच इज फोल्डेड इनटू सिस्टर्ने, whereas the outer membrane forms a continuous boundary with the cytoplasm. जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्डेड फॉर्म में रहती है, जैसे अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था। तो जो फोल्डेड वाला पूरा स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, सिस्टर्ने, और जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो सिंपल फॉर्मेट में रहती है, वो सिर्फ उसको एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, यही चीज लिखी हुई है, ठीक। दे यूजुअली वेरी इन देयर साइज एंड आर फाउंड आइदर राउंड और ओवल इन शेप। ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ स्पीशीज में इनका जो शेप है वो वेरी कर सकता है, बट फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। वही चीज लिखी है कि साइज फाउंड या तो राउंड हो सकता है या ओवल हो सकता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये मैंने अब भी बताया, एंड हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसको मैं एक अपने ब्लैंक स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर बहुत लोग ये चीज़ बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, क्या डेफिनेशन है रेस्पिरेशन का। चलो, मैंने जितने बार भी बच्चों से पूछा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो बोलते हैं मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फिर ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2। तो ये तो ब्रीदिंग हो गया, तो ये रेस्पिरेशन के साथ कैसे सिमिलर है। देखो, रेस्पिरेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैंने एरोबिक बोल दिया, लेकिन पहले रेस्पिरेशन भी तो क्लियर रखो, कि इसका कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या खाया, आपने खाया रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दैट मीन्स आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। C6H12O6, ये टूट जाएगा CO2 प्लस H2O में, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, अगर नहीं बताया होगा तो इसको नोट डाउन करना। कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये क्या था, A प्लस B है, C बन रहा है, तो ये एनाबॉलिक है, बिकॉज यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है किसका, लड्डू का। और अगर यहीं पर मैंने आपको बोला कि C से क्या चीज बन रही है, A प्लस B, जैसे कि ये C6H12O6 किसमें, CO2 प्लस H2O में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि लड्डू टूट गया, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, ATP रिलीज होती है, ठीक है। आपने ग्लूकोज को खाया, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इज नॉट सेम। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस in which the molecule gets break down into CO2 plus H2O and the energy is released in the form of ATP। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, और इसके बाद हम मॉडिफाइड डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, एरोबिक। एरोबिक मतलब वहाँ पे O2 होगा, ठीक। चलिए, अगर हम नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड था उस पर चलते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या देखा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो उसके जो फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन के, उसको हम सिस्टरने बोलते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन उसको बाउंड्री प्रोवाइड करती है। ठीक, लास्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसके साथ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने का भी काम करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, फॉर इंस्टेंस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ये क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सर्कुलर DNA RNA मॉलिक्यूल्स, ये मैंने आपको बताया, इसीलिए वो जो कंट्रोल सेंटर था, क्या न्यूक्लियस, उसकी बात नहीं सुनता, उसके पास खुद का DNA और RNA है, तो वो काफ़ी काम तो खुद ही से कर लेता है, इसलिए उसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। राइबोसोम होता है उसके पास 70S एंड हैव फ्यू अदर मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं उसके पास में जो उसको प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 70S राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आपको ये चीज़ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसके बाद वो एक सेलुलर ऑर्गन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इसको अभी आप ऐसे याद रख सकते हो कि यूकैरियोटिक एक बहुत पापी सेल थी जिसने इसको खा लिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि अरे ये तो एनर्जी बना रहा है, तो तुम मेरे पास आ जाओ, तो उसने उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू, फेगोसाइटोसिस का मतलब ईटिंग ऑफ द सेल होता है। ठीक है, तो वो उसके थ्रू उसने उसको खा लिया और वो उसके पास आ गई, और नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सेल ऑर्गेनल, क्योंकि 70S राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, तो ये था पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अब हम इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, डायग्राम में एक एक चीज़ दी हुई है, मैंने एकदम सिंपल डायग्राम लाए हैं। अगर आपको और डिटेल में, अभी तो सिर्फ आउटलाइन तैयार कर रहे हैं हम, पूरी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये वाला पोर्शन है आपका मैट्रिक्स, लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा? ब्लू वाला। इनर मेम्ब्रेन, ये फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये फोल्ड्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, यहाँ मेंशन नहीं है, इसी को हम बोलते हैं सिस्टरने, जो कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा। ठीक, अब यहाँ पे ATP सिंथेस पार्टिकल, मैंने ऐसा बोला, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वाली मेम्ब्रेन दिख रही है अंदर वाली, जो येलो लाइन बनी हुई है, यहीं पे आपकी इलेक्ट्रॉन चेंज होती है। ठीक है, और ये जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। राइबोसोम इसके पास होते हैं कौन से? 70S, बताया अभी मैंने। एक समय ये प्रोकैरियोटिक सेल थी। ठीक है, बाद में एक पापी सेल, जो कि कौन है? यूकैरियोटिक सेल, उसने उसको खा लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक सेलुलर ऑर्गन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हम आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और नोट ज़रूर बनाइए। एंड कीप वॉचिंग इंस्पायर एकेडमी। बेस्ट ऑफ लक।